जब से आप तंजीर मैदान में हैं, वोटर्स के अंदर उनकी राय में क्या कुछ बदलाव आपको नजर आया पिछले के मुकाबले इस बार? क्योंकि इस बार ये कहा जा रहा है कि लहर जो पहले जैसी थी, बनी हुई थी, वो वैसी लहर है नहीं। तो जमीन पर लोगों की राय में क्या कुछ तब्दीली आई है, जरा बताइएगा, आपने क्या महसूस किया? जी बिल्कुल सना, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। जो एक माहौल था 2017 का, वो हमें नजर नहीं आया है। हम जिन सीटों पे, जिन असेंबली हलकों में हम निकले हैं, हमने लोगों से बात की है, तो जो बड़ा असर रहा है, एक तो कोरोना की वजह से जो एक हालात बने और उसमें बेरोजगारी लोगों के साथ, वो उनको दिक्कतें उठानी पड़ी। बहुत से लोगों का रोजगार गया, बंद हुआ। एक कारोबारी शहर है मेरठ, इसलिए इसके ऊपर इन सब चीजों का भी बहुत असर पड़ता है। जो बुनियादी मुद्दे हैं यहाँ के, लाइट, पानी और बिजली, वो तो रहता ही है, हमेशा रहता है वो। लेकिन और दूसरे मुद्दे भी यहाँ पर सामने आए। खासतौर पर हम वेस्ट यूपी के, पूरे वेस्ट यूपी की बात करें तो एक गन्ना बेल्ट है, किसानों की एक बहुत बड़ी तादाद है यहाँ पर। जो कैश क्रॉप यहाँ पे गन्ना है वो बोया जाता है, उनके वाजिब दाम को लेकर अगर हम बात करें, और किसान तहरीक जिस तरह से चली और जिस तरह से माहौल एक बदला है। दूसरा, आरएलडी और समाजवादी पिछली बार इलेक्शन में अलग अलग लड़े थे, इस बार एक साथ हैं, तो वो एक समीकरण जो है वो बनता दिख रहा है कई जगहों पे। सबसे अहम बात यह है कि पहले जो चुनावी बिसात थी अब वो अलग थी, और इस बार जो चुनावी इक्वेशन है वो अलग है। एक अहम बात ये भी मेरठ के लिए है, जैसे इश्यूज आपने बताया, मुद्दे आपने बताया, गन्ना बेल्ट के तौर पर इसे जाना जाता है। हालांकि जिन अजला में आज वोटिंग हो रही है, ये तमाम जाट लैंड और गन्ना बेल्ट के नाम से ही जाने जाते हैं, हम सबको ये मालूम है। लेकिन मेरठ एक और किसी और वजह से भी काफी सुर्खियां बटोरता हुआ दिखाई दिया। वो मेरठ की हस्तिनापुर सीट थी, जहां पर कांग्रेस ने एक मिस इंडिया को टिकट दिया था। आज वो इल्जाम ये लगाती हुई नजर आई कि कई सियासी पार्टियों की तरफ से लोगों को, वोटर्स को जो है वर्गलाने की भी कोशिश की जाती रही है और की जा रही है। क्योंकि जब वो कह रही थी कि मैं असेंबली सीट्स और पोलिंग बूथ्स का मुआयना कर रही थी, तो ऐसी कुछ चीजें निकल कर देखने को मिली, उन्होंने अपनी आंखों से ऐसा देखा। इस हवाले से क्या इलेक्शन कमीशन से कांग्रेस पार्टी ने शिकायत दर्ज कराई है, और हस्तिनापुर सीट पर किस तरह का मुकाबला देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए हस्तिनापुर सीट एक तो बड़ा दिलचस्प मुकाबला वहाँ पे हमेशा रहा है। रिजर्व सीट है, दलित जितने कैंडिडेट्स वहाँ पर दावेदारी पेश करते हैं, और जितने भी दलित कैंडिडेट्स हैं उनका एक दावा ये होता है कि उनको एक बेस वोट बैंक उनका मिलता है, खासतौर पर बीएसपी। पहले योगेश वर्मा वहाँ से थे, बीएसपी से चुनकर आए थे, एमएलए थे, उसके बाद वो उनको टिकट नहीं मिला, पीस पार्टी से लड़े, लेकिन एक अच्छा खासा वोट परसेंटेज उनको मिला था, उन्होंने वोट काटा था। लेकिन दिनेश खटीक जीते और उनको बाद में आखिरी जो साल थे उनमें राज्यमंत्री भी बनाया गया। इस बार मुकाबला जो है वो गठबंधन से, त्रिकोणीय मुकाबला एक तरह से आप कह सकते हैं। गठबंधन बीजेपी है, गठबंधन है और बीएसपी है, और एक आजाद समाज पार्टी के कैंडिडेट भी खड़े हुए हैं। तो इस तरह से ये मुकाबला जो है, हर कैंडिडेट अपनी दावेदारी पेश कर रहा है, लेकिन क्योंकि बीजेपी जो है वो वहां से जीती है, एक उसका भी असर होता है कि कितना काम कराया कैंडिडेट ने। दूसरी आपने जो बात की कि इस बार कांग्रेस ने जिस तरह से कहा है लड़की हूं, लड़ सकती हूं, और इसके साथ ही उन्होंने 40% जो है वो रिजर्व कर दिए थे टिकट खवातीन के लिए, तो उसको ये कहा जा सकता है कि अर्चना गौतम जो वहां की कैंडिडेट हैं, वो बॉलीवुड में भी उनका अमल दखल रहा है, वो एक मॉडल भी रही है, टिकटॉक स्टार रही हैं, तो उनकी अपनी एक शिनाख्त है, पहचान है। लेकिन हाँ, शुरू से वो इस चीज को लेकर इल्जाम लगाती रही हैं, चाहे वो यहाँ पे रैली का सिलसिला हो, जब उनको हेलीकॉप्टर से उड़ने नहीं दिया गया, और यहाँ पर ये तमाम चीजें देखने को मिली जमीन पर। और न्यूज़ 18 उर्दू ये तमाम चीजें लोगों के सामने रखना चाहता है कि क्या क्या चीज हुई। हालांकि जो वहां के लोग हैं उन्हें खुद ये मालूम होगा, लेकिन दिगर हिस्से के लोगों को भी ये बातें मालूम होनी चाहिए। अलीगढ़ से हमारे साथ हमारे नुमाइंदे कामरान जुड़ रहे हैं, और जैसा कि चुनाव इस बार कई मानों में अहम है, और इस बार कई लीडरों के बगैर भी ये चुनाव हो रहा है। पहला मरहला शुरू हो चुका है, जिसमें सबसे अहम नाम अगर आरएलडी के सरबराह की हम बात करेंगे तो अजीत सिंह नहीं है। तो वहीं अगर बात कल्याण सिंह की जाए तो वो भी नहीं है, उनके बगैर इस बार का 2022 का असेंबली इंतखाबात हो रहा है। और अलीगढ़ का जब नाम लेते हैं, कल्याण सिंह का नाम लेते हैं, तो अलीगढ़ का नाम भी आ जाता है, क्योंकि अलीगढ़ के जो असेंबली सीट्स हैं, अलीगढ़ अजला की तमाम असेंबली सीट्स पर उनका अच्छा खासा असर रहा है, और इस बार उनके बगैर ये चुनाव हो रहा है। कामरान का रुख कर लेते हैं। कामरान, इस वक्त अलीगढ़ के किस असेंबली सीट पर आप मौजूद हैं, बताइएगा, और वहां की तस्वीरें क्या कुछ बयान कर रही हैं? चूंकि 3 बज चुके हैं, क्या भीड़ बढ़ी या फिर कम हुई, क्या तस्वीरें कह रही हैं?
जी सना, मैं इस वक्त अलीगढ़ की कोल असेंबली हलके के अंदर खड़ा हुआ हूं और ये जाकिर हुसैन स्कूल है जो यहाँ पोलिंग बूथ है। अभी सुबह से जिस तरह से पोलिंग का अमल चल रहा था उसमें अभी तक यानी 1 बजे तक की जो रिपोर्ट आई है सरकारी, उसमें 31% पोलिंग अलीगढ़ के अंदर हुई है और कोल असेंबली के अंदर तकरीबन 28% पोलिंग हुई है। तो कहीं ना कहीं जो पोलिंग फीसद है वो सुबह जिस तरह से कम था उसके बाद कुछ बढ़ा और अब जो दोपहर में वो मुसलसल बढ़ रहा है। जहां तक आप बात कह रही थी कल्याण सिंह की, तो यकीनन ये कल्याण सिंह के बगैर पहला इंतखाब है जो अलीगढ़ के अंदर हो रहा है। और अतरौली जो उनका इलाका है वहां से उनके जो पिसरजादे हैं संदीप सिंह, वो इस बार मैदान में हैं। पिछली बार भी वो यहां से जीते थे, मगर कहीं ना कहीं कल्याण सिंह की जो एक फिक्र रही है, कल्याण सिंह का जो एक पूरा दबदबा रहा है इस इलाके के अंदर, उसका फायदा जो है यहाँ पर हमेशा से भारतीय जनता पार्टी को मिलता रहा है। देखने वाली बात ये होगी कि पिछली बार विधानसभा के अंदर अलीगढ़ की 7 असेंबली हलकों में भारतीय जनता पार्टी ने फतेह हासिल की थी, तो अगर इस बार जो आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ है इसका कितना फायदा होता है ये आने वाला वक्त बताएगा। मगर इस वक्त जो हवा चल रही है वो ये साफ बता रही है कि इस 7 असेंबलीज के अंदर भारतीय जनता पार्टी को ये इत्तेहाद बहुत सख्त टक्कर दे रहा है। बिल्कुल, एसपी और आरएलडी का इत्तेहाद जो है सख्त टक्कर के साथ चुनावी मैदान में है। ना सिर्फ ये अलीगढ़ की बात है, अगर बात मेरठ की कर लें, चूंकि मेरठ से हमारे साथ तंजीर अंसार हमारे नुमाइंदे जुड़े हुए हैं, उनका भी यही कहना था कि 7 की 7 जो सीटें थी मेरठ की, जैसा कि हम जानते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी। ऐसे में इस बार क्या कुछ टक्कर एसपी और आरएलडी देती हुई जमीनी सतह पर दिखाई देगी, ये कहना कब्ल अज वक्त माना जाए या फिर कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है? तंजीर, हो जाता है, जो माहौल है, जिस तरह के हालात बनते हैं उसमें अंदाजा लगाया जा सकता है। बिल्कुल मेरठ की 7 असेंबली सीट थी, 6 पर बीजेपी ने फतेह हासिल की थी, 1 सीट जो शहर की थी वो समाजवादी जीती थी। लेकिन इस बार हर सीट पर मुकाबला है और हर सीट पर मुकाबला है। कैंट की एक सीट है जो कहा जाता है कि बीजेपी का गढ़ है और वहां से हमेशा किसी को भी खड़ा किया जाए वो जीत जाता है। इस बार जो सत्यप्रकाश अग्रवाल पहले के एमएलए थे उनको टिकट नहीं दिया गया। वो हालांकि अपने बेटे के लिए टिकट चाहते थे लेकिन टिकट कट गया और अमित अग्रवाल जो हैं वो इस बार उनको टिकट दिया गया। और कैंट में अच्छा खासा वोट बेस है बीजेपी का और हमेशा इसीलिए वो जीतते भी आए हैं। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था, 1 पे समाजवादी पार्टी का कब्जा था। अब देखना ये होगा कि जो इत्तेहाद है एसपी आरएलडी वो किस तरह से अपनी बढ़त बनाते हुए इन सीटों पर दिखाई देती है। ये चुनाव कई मानों में अहम है कामरान, जैसा कि हम जानते हैं, क्योंकि एक फैक्टर ये भी है कि पहले नेता जाकर लोगों से मुखातिब होते थे, इस बार ये तमाम चीजें नहीं हो पाई। इंतखाब जो है वर्चुअल हुए, कुछ लीडर्स जो है डोर टू डोर गए, तो क्या जो डोर टू डोर लीडर गए वो अपना पैगाम आवाम तक पहुंचाने में कामयाब हो पाए, यानी आवाम को अपनी जानिब राग़िब करने में कामयाब हो पाए, या फिर उससे ज्यादा मुद्दा एंटी इनकम्बेंसी का सामने रहा? देखिए सना, बिल्कुल वाज़ेह तौर पे ये मैं आपको बता दूं कि इस बार इलेक्शन कमीशन ने जो गाइडलाइन दी थी उसके हिसाब से इलेक्शन के अंदर कैंपेनिंग हुई, मगर कुछ जगहों पर खिलाफ वर्जियां भी देखने को मिली, क्योंकि जो इलेक्शन की गाइडलाइंस थी उससे बड़ी तादाद में लोग जमा हुए और लोगों ने कैंपेनिंग इस हिसाब से की कि वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल नहीं रखा गया। जहाँ तक आप बात कर रही हैं कि जो वोटर है वो उनसे कितना मुतासिर हुआ, तो यकीनन ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरह से हमने साबका दौर में देखा कि अलीगढ़ के अंदर जो पूरा किसान था वो मुत्तहिद था और नजर आ रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उसकी एक नाराजगी है जो कृषि कानून थे उनको लेकर। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा, उस वक्त के गुजरने के साथ ही वो जो उनके जहन का एक माइंड था वो भी कहीं ना कहीं चेंज हुआ। और अब आज जिस दौर में हम खड़े हैं, आज जिस वक्त हम खड़े हैं अलीगढ़ के अंदर, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर पूरी तरह से इलेक्शन को कम्युनलाइज करने की कोशिश की जा रही है। पिछले 10-12 दिन के अंदर जिस तरह की स्पीचेस हुई, जिस तरह के यहाँ बयानात दिए गए, उससे साफ था कि कहीं कोई जिन्ना का जिक्र कर रहा था, कोई मंदिर का जिक्र कर रहा था, तो कोई मस्जिद का जिक्र कर रहा था। यकीनन इलेक्शन के अंदर जो अवामी मसाइल थे वो पीछे चले गए और आज जो है वो सिर्फ और सिर्फ कम्युनल इलेक्शन हो गया है और यहाँ पर मजहबी बुनियादों पर इस वक्त वोटिंग हो रही है अलीगढ़ के अंदर।
बिल्कुल। और सरधना सीट की अगर हम बात कर लेते हैं, तंजीर अंसार आपके पास लौटे, साथ ही कामरान अगर मुमकिन होगा तो अगर किसी वोटर से बातचीत हो पाए तो भी बात करने की कोशिश करिएगा। एक बार फिर से नाज़रीन को हम बता दें कि कामरान कोल असेंबली सीट जो कि अलीगढ़ जिले में आता है वहां पर मौजूद है और वहां की सूरत हाल से हमें वाकफियत हासिल करा रहे हैं। तंजीर का रुख कर लेते हैं। सरधना, चूंकि ये सीट ऐसा नहीं है कि सिर्फ बहुत सारी ऐसी सीटें होती हैं तंजीर अंसार कि जो चुनाव के वक्त ही उन्हें दोहराया जाता है, उनका नाम दोहराया जाता है, लेकिन सरधना एक ऐसी सीट है जो अक्सर सुर्खियों में रहती है और इसकी वजह है फायर ब्रांड लीडर भारतीय जनता पार्टी के संगीत सोम। यहां पर कैसा मुकाबला आप देख पा रहे हैं, यह भी जानना बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि कुछ दिनों पहले तक मुतनाज़ा बयानात भी संगीत सोम के आते रहे। बिल्कुल सना, आप ठीक कह रही हैं कि संगीत सोम एक फायर ब्रांड नेता हैं बीजेपी के और हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा बोल देते हैं जिसकी वजह